कैसे हो सब। अपने जियोग्राफी क्लास 12th के एनसीईआरटी का चैप्टर निर्माण उद्योग कर रहे थे। अब उसके आगे ये चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। इसकी एक वीडियो आ गई है, कोशिश करूँगा 2 वीडियो में ये चैप्टर पूरा हो जाए। अगर नहीं हुआ तो इसकी तीसरी वीडियो भी आएगी। आज सूती वस्त्र उद्योग से अपने को करना है, कल लोहा इस्पात उद्योग, और चैप्टर के शुरुआत में हमने कुछ चीज़ें देखी थी। तो सूती वस्त्र उद्योग से ये चैप्टर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो, सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सूती वस्त्र उद्योग है ना, वो पुरानी इंडस्ट्री है काफ़ी, यानी नई इंडस्ट्री नहीं है, ये काफ़ी पुरानी इंडस्ट्री है और काफ़ी समय से ये जो है ना भारत में काफ़ी फेमस रही है। फेमस कहने को मतलब भारत में सूती वस्त्र पहले से बनाया जा रहा है। आपको पता है कि घर घर कपास होता था, उससे धागे बनते थे और उससे कपड़े बनते थे। तो सूती वस्त्र उद्योग भारत का बहुत ही पुराना उद्योग है। प्राचीन काल की बात करें या फिर मध्यकाल की बात करें, ये कुटीर उद्योग के रूप में था। कुटीर उद्योग वो उद्योग होते हैं जो घर पे ही जिसकी इंडस्ट्री लगती है, यानी घर पे ही कपास आया, उसका धागा बना दिया और वहीं से कपड़ा बना दिया। आपने गांधी जी का चरखा तो देखा ही होगा सबने। तो गांधी जी के चरखे में क्या, रुई से धागा बनता था और धागे से सूती कपड़ा। तो भारत में ये सूती वस्त्र उद्योग परंपरागत रूप से ही विद्यमान रहा है। ठीक है, देखो, भारत संसार में उत्कृष्ट कोटि का मलमल, कैलिको, छींट या अन्य प्रकार की अच्छी गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। यानी मलमल की बात कर लें, कैलिको की बात कर लें, छींट की बात कर लें, तो इन सब में भारत काफ़ी विश्वविख्यात था और यहाँ से कपड़े बहुत अच्छे बनाता था भारत। अगर प्राचीन काल की बात करें, भारत में इस उद्योग का विकास कई कारणों से हुआ। पहला, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और सूती कपड़ा गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए आरामदायक वस्त्र है। भाई, भारत का ज़्यादातर इलाका कहाँ पड़ता है? उष्णकटिबंध में। उष्णकटिबंध में पड़ता है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और गर्मी ज़्यादा पड़ती है इसलिए सूती कपड़ा जो हमारे जलवायु के लिए काफ़ी अनुकूल है और काफ़ी आरामदायक होता है। दूसरी बात करता है कि भारत में कपास की बड़ी मात्रा में उत्पादन भी हो जाता है, यानी कपास की खेती अच्छी खासी मात्रा में भारत में होती है। और देश में इस उद्योग के लिए श्रम की मात्रा भी अच्छी खासी उपलब्ध है, यानी श्रमिक भी अच्छे से उपलब्ध हो जाते हैं। वस्तुतः कुछ क्षेत्रों में लोग सूती वस्त्रों का उत्पादन पीढ़ियों से कर रहे हैं और अपनी कुशलता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में उनकी कुशलताएं भी पक्की हो गई। यानी आप घर पे भी जाओगे ना, तो एक नॉर्मल लेडी को भी सिलाई करनी आती है, धागा बनाना आता है। आपने कई बार देखा होगा कि घर पे रजाइयाँ वगैरह हमारी दादी वगैरह बुन के रखती हैं। तो मतलब सूती वस्त्र की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना हर घर में होती है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा परंपरागत उद्योग है कहीं ना कहीं। हाँ, टेक्नोलॉजी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, हम घर पे ही हाथों से कपड़ा बना लेते थे और काफ़ी इसमें भारत विश्वविख्यात हुआ करता था। ठीक है, देखो, प्रारंभ में अंग्रेजों ने स्वदेशी सूती वस्त्र उद्योग के विकास को प्रोत्साहित नहीं किया। वे कच्चे माल को मैनचेस्टर और लिवरपूल स्थित अपनी मिलों के लिए निर्यात कर देते थे। वहाँ तैयार माल को बेचने के लिए भारत ले आते थे। ये कपड़ा सस्ता होता था क्योंकि भारत के कुटीर उद्योगों की तुलना में यूनाइटेड किंगडम की मिलों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। देखो, अंग्रेज लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग यहाँ से कपास लिया, यहाँ से सूत लिया और इसको यहाँ की इंडस्ट्रियों में ले जाने के बजाय अपने देश ले जाते थे, मैनचेस्टर और लिवरपूल में। ठीक है, वहाँ पर बड़ी बड़ी मिलें लगी हुई थी, वहाँ पर कपड़ा बनाया जाता था और वही कपड़ा भारत में आके बेच दिया जाता था। यानी धागा और कपास हमसे लिया, कपड़ा तैयार किया खुद ने और हमें ही वो कपड़ा बेच दिया। यानी हमें दो तरीके से ये लूट लेते थे। और उनका कपड़ा हमारे कपड़े से थोड़ा सस्ता होता था। क्यों होता था? बस पैमाने के कारण। पैमाने यानी वहाँ पर बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। भाई, ज़्यादा मात्रा में हम कोई चीज़ लेते हैं तो सस्ती पड़ती है ना, इसलिए वो ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करते थे। उनका कपड़ा हमारे कपड़े से थोड़ा सस्ता होता था और इस वजह से हमारे उद्योगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिला था। ठीक है, देखो, ये एक ग्राफ दे रखा है, मिल क्षेत्र और विकेंद्रीकृत क्षेत्र। ठीक है, इसको आप देख लेना। ठीक है, ग्राफ में क्या है, इधर दे रखा है मिलियन वर्ग मीटर में पैमाना दे रखा है और नीचे दे रखा है स्रोत वार्षिक रिपोर्ट 13-14 CITI सूती वस्त्र का उत्पादन। यानी अलग अलग वर्षों में 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 अलग अलग वर्षों में सूती वस्त्र का उत्पादन की बात की गई है। भाई, जो डार्क कलर में मिल का क्षेत्र है, यानी मिलों में कितना उत्पादन हो रहा है, और लाइट डार्क जो है उसमें विकेंद्रीकृत क्षेत्र है। तो ये आप ग्राफ अपनी तरफ से भी एक बार अध्ययन इसका कर लेना। ठीक है, देखो, उसके बाद आगे देखते हैं अपने 1854 यानी 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई? मुंबई में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में ये बात
पूछ ली जाती है। क्या बोल रहे हैं? 1854 में पहली सूती मिल स्थापित की जाती है। और कहाँ स्थापित की जाती है? ये मुंबई में स्थापित की जाती है। इस शहर को सूती वस्त्र निर्माण केंद्र के रूप में कई लाभ प्राप्त थे। ये गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्रों के निकट था। यानी मुंबई की बात करें तो यहाँ पर कपास कहाँ से आता था? महाराष्ट्र का और गुजरात का कपास उत्पादक जो क्षेत्र था ना, जो काली कपास मिट्टी का क्षेत्र था, वहाँ से यहाँ पर कपास आता था। ठीक है। कच्ची कपास को निर्यात के लिए मुंबई पत्तन तक लाई जाती थी। यानी कच्ची कपास का जो निर्यात होता था वो मुंबई पत्तन के थ्रू होता था। मुंबई में कौन सा पत्तन है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसलिए कपास समय मुंबई नगर में उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त मुंबई उस समय भी वित्तीय केंद्र था और उद्योग प्रारंभ करने के लिए आवश्यक बड़ी पूंजी उपलब्ध कराता था। यानी वहाँ पर मुंबई के नगर में सूती कपड़ा मिलों का विकास अच्छी खासी मात्रा से हुआ। पतन सुविधा थी, परिवहन सुविधा थी, कच्ची कपास पास में उपलब्ध थी, श्रम भी अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध था और बिजली वगैरह भी अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध हो जाती थी। रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला बड़ा नगर होने के कारण श्रमिकों के लिए आकर्षक केंद्र था। यानी जो मजदूर वगैरह थे वो दूर से आते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको रोजगार मिलता था। ठीक है। इसलिए सस्ते और प्रचुर मात्रा में श्रमिक भी आपस में मिल जाते थे। सूती वस्त्र मिलों के लिए आवश्यक मशीनों का आयात इंग्लैंड से किया जाता था। यानी वहाँ पर जो मिलें लगी हुई थी ना मुंबई में, वहाँ पर जो मशीनें आती थी कहाँ से आती थी? इंग्लैंड से। बाद में दो और मिलें लगती हैं, एक शाहपुर मिल और एक कैलिको मिल। ठीक है। ये कहाँ लगती हैं? ये अहमदाबाद में लगती हैं। ठीक है। शाहपुर मिल और कैलिको मिल दोनों कहाँ हैं? अहमदाबाद में। याद कर लेना, शाहपुर मिल और कैलिको मिल कहाँ स्थापित की जाती है? अहमदाबाद में। 1947 तक भारत में मिलों की संख्या 423 तक पहुंच जाती है और पहुंच गई। लेकिन विभाजन के दृश्य में ये सब कुछ बदल गया। यानी 1947 तक हमारे पास 423 मिलें थी, लेकिन जब विभाजन होता है तो कुछ मिलें पाकिस्तान में चली जाती हैं। इसका कारण था कि अच्छी गुणवत्ता वाले कपास उत्पादक क्षेत्रों में अधिकांश पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए और 409 मिलें भारत में रह गई और 29% कपास उत्पादक जो क्षेत्र है वो भारत में रहा। यानी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चला गया। यानी भारत में सिर्फ और सिर्फ 409 मिलें रहेगी 423 में से। लेकिन अगर उत्पादक क्षेत्र की बात करें ना, तो अगर 100% उत्पादन क्षेत्र है तो उसमें से लगभग 71% पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि वहाँ पर कपास उत्पादन बहुत अच्छा होता था और 29% ही भारत में रह गया। यानी भारत को काफ़ी विभाजन से यहाँ नुकसान देखने को मिलता है। ठीक है। इसके ऊपर एक मैप दे रखा है, ये आप देखो, ये मैप दे रखा है सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। तो यहाँ पर देखो कुछ क्षेत्र दे रखे हैं जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग लगे हुए हैं। अब देखो, सहारनपुर, दिल्ली, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, ग्वालियर। मतलब ये सारे जो क्षेत्र है, ये आप एक मैप लीजिएगा ब्लैंक और उस पर डिनोट कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि कौन से राज्य में कौन सा क्षेत्र है। इससे आपका मतलब बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये मैप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं अपने। देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस उद्योग में धीरे धीरे पुनर्लाभ की स्थिति आई और अंततः ये उद्योग फिर से विकसित हुआ। यानी जब हम 1947 में आज़ाद हो गए थे तो धीरे धीरे हमने इसमें और वृद्धि करना शुरू कर दी। भारत में सूती वस्त्र उद्योग को दो सेक्टर्स में बांटा जाता है, एक संगठित सेक्टर और एक असंगठित सेक्टर। संगठित सेक्टर यानी जिसमें सरकार का इंटरफेयर होता है और संगठन अच्छी खासी मात्रा में, मतलब सरकार उसे रेगुलेट अच्छी तरीके से करती है। जबकि असंगठित क्षेत्र में सरकार रेगुलेट नहीं करती है, ये अपने आप ही रेगुलेट होते हैं। यानी एक तरीके से निजी क्षेत्रों के हाथों में होते हैं। विकेंद्रीकृत सेक्टर के अंतर्गत हथकरघा, खादी सहित विद्युत करघा में उत्पादन कपड़ा आता है। संगठित सेक्टर के उत्पादनों में तेजी से कमी आई है। यानी भारत में अगर देखा जाए ना कुछ वर्षों में, तो जो संगठित सेक्टर है ना, या संगठित क्षेत्र है जो, वहाँ पर उत्पादन में लगातार कमी देखने को मिली है। 20वीं शताब्दी के मध्य में 81% से घटकर ये 2000 में केवल 6% रह गया। तो कमी देखो कितनी ज़्यादा होगी। 100 में से 81% था पहले, और अब कितना रह गया संगठित क्षेत्र में उत्पादन? केवल और केवल 6%। वर्तमान में देश में उत्पादित सूती वस्त्र हथकरघा सेक्टर की तुलना में विकेंद्रित सेक्टर में विद्युत करघा द्वारा अधिक उत्पादित किया जाता है। यानी अब ज़्यादातर उत्पादन कहाँ होता है? असंगठित क्षेत्र में, और हथकरघों के द्वारा नहीं होता। हथकरघे मतलब ऐसी मशीनें जो हाथ से चलाई जाती हैं, और विद्युत करघे यानी ऐसी मशीनें जो विद्युत से चलाई जाती हैं। यानी भारत में अब ज़्यादा कपड़ा कहाँ से बनता है? ऐसी मशीनों से बनता है जो बिजली में काम करती है। अब जाहिर सी बात है, हाथ से अगर हम कपड़ा बनाएंगे तो इतना ज़्यादा नहीं बना पाएंगे ना। हमारी 135 करोड़ की जनसंख्या है, क्या हाथ से कपड़ा बना के हम वहाँ तक पहुँचा देंगे? नहीं पहुँचा पाएंगे। तो आजकल हमें बड़ी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, और इसलिए ज़्यादातर जो कपड़ा है वो विद्युत करघों के द्वारा ही
बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो कहते हैं कि कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका वजन निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता। अन्य दूसरे कारक जैसे कार्गो को चलाने के लिए शक्ति, श्रमिक, पूंजी, बाजार आदि उद्योग की स्थिति को निर्धारित करते हैं। देखो, जो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ जो कच्चा माल होता है वो भार ह्रास वाला होता है। जैसे गन्ने का एग्जांपल दिया था, गन्ने को काटने के बाद अगर रखेंगे तो उसका रस सूख जाएगा और वो गन्ने में से चीनी कम बनेगी। लेकिन कपास में ऐसा कुछ नहीं होता। कपास एक शुद्ध कच्चा माल होता है और इसका वजन घटता नहीं है, यानी इसका भार ह्रास नहीं होता। तो भार ह्रास ना होने के कारण क्या है, इसकी स्थिति यानी कहाँ पर कपास उग रहा है उसके पास मिले स्थापित करना जरूरी नहीं है। और कपास इतना भारी भी नहीं होता, तो एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से लाया जा सकता है। लेकिन जो दूसरे कारक हैं वो इसके उद्योग यानी सूती कपड़ा उद्योग की स्थिति को निर्धारित करते हैं। जैसे कार्गो को चलाने के लिए शक्ति यानी बिजली कहाँ से लें, श्रमिक हैं कि नहीं है, पूंजी उपलब्ध हो रही है कि नहीं हो रही है, बाजार आदि पास में है कि नहीं है। तो ये जो अन्य कारक है ये जो सूती कपड़ा मिलें होंगी या कपड़ा के जो उद्योग हो गए उसकी स्थिति को डिसाइड करते हैं। वर्तमान में उद्योगों को बाजार में या बाजार के निकट स्थापित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बाजार की ये निश्चित करता है कि किस प्रकार के कपड़े का उत्पादन होना चाहिए। तैयार माल बाजार में अत्यधिक भिन्नता मिलती है, अतः माल को बेचने के दृष्टिकोण से मिलों को बाजार के निकट स्थापित किया जाता है। अगर हाल ही के अपने ट्रेंड की बात करें ना, तो ज़्यादातर सूती कपड़े जो मिले हैं ना वो बाजार के समीप रखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि बाजार में किस प्रकार की डिमांड है, कौन कौन से कपड़े चल रहे हैं हाल फिलहाल, कौन से कपड़ों पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो उस हिसाब से उत्पादन किया जाता है। आगे कहता है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुंबई और अहमदाबाद में पहली मिल की स्थापना के पश्चात सूती वस्त्र उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ। मिलों की संख्या आकस्मिक रूप से बढ़ गई। स्वदेशी आंदोलन ने उद्योगों को प्रमुख रूप से प्रोत्साहित किया और क्योंकि ब्रिटेन में बने सामान को बहिष्कार कर बदले में भारतीय सामानों का उपयोग लाने का आह्वान किया गया। देखो यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया, स्वदेशी आंदोलन। ये आंदोलन कब चलाया गया था? जब अंग्रेजों ने बंगाल को बांटने की बात की थी। जब बंगाल को बांटा था ना, तो हमने कौन सा आंदोलन चलाया? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में क्या कहा गया कि हम हमारी वस्तुओं का पहले प्रयोग करेंगे, अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। तो लोगों के मन में एक भावना जागृत हो गई ना कि हमें तो हमारी वस्तुओं का प्रयोग करना है, अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार करना है। तो यहाँ से क्या है, हमारी जो सूती वस्त्र मिल है ना, हमारा जो कपड़ा है जहाँ से खादी फेमस हुआ था, यानी फिर यहाँ से हमारे मन में एक ऐसी भावना जगती है कि हम हमारे कपड़े का पहले यूज़ करेंगे। भले ही वो थोड़ा महंगा मिलता है हमें, लेकिन हमें प्राथमिकता किसको देनी है? हमारे कपड़ों को देनी है। तो यहीं से खादी का प्रचलन शुरू होता है और अंग्रेजों के कपड़ों को हम बहिष्कार करना शुरू करते हैं और हमारी सूती वस्त्र के लिए ये एक अच्छा काल था। ठीक है, देखो, भारतीय सामानों को उपयोग में लाने का आह्वान किया गया। 1921 के बाद रेल मार्गों के विकास के साथ दूसरे सूती वस्त्र केंद्रों का विकास होता है। इसी काल में देखो 1921 के आसपास रेल मार्गों का विकास होता है, यानी रेलवे का विकास होता है। और ये भी हमारे सूती कपड़ा मिलों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इससे विभिन्न मिलें आपस में जुड़ गई, मिलों को बाजार से जोड़ा गया। भाई, परिवहन का एक नया साधन मिल गया हमें, तो कहीं ना कहीं तो ये उद्योगों को बढ़ावा दे ही रहा था। फिर दक्षिण भारत में कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु में मिलों की स्थापना की गई। मध्य भारत में नागपुर, इंदौर के अतिरिक्त शोलापुर, वडोदरा सूती वस्त्र के केंद्र बन गए। कानपुर में स्थानिक निवेश के आधार पर सूती वस्त्र मिलें स्थापित की गई। पतन की सुविधा के कारण कोलकाता में भी मिलें स्थापित की गई। जल विद्युत शक्ति के विकास से कपास उत्पादन क्षेत्रों में दूर सूती वस्त्र मिलों की स्थिति में सहयोग मिला। तमिलनाडु की बात करें तो उद्योगों का तेजी से विकास होता है यहाँ पर भी प्रचुर मात्रा में, क्योंकि जल विद्युत शक्ति यहाँ पर थी। अन्य क्षेत्र देखें तो उज्जैन, भरूच, आगरा, हाथरस, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली आदि केंद्रों में जो कम श्रम लागत के कारण भी यहाँ पर उत्पादन अच्छी खासी मात्रा में होता है। तो ये कुछ क्षेत्र थे जहाँ पर हमारे सूती कपड़ा जो उद्योग है वो बढ़ते। भाई, सबसे पहले तो 1854 में मुंबई में पहली मिल लगी थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में ये मिलें स्थापित होना शुरू हो जाती है। इस प्रकार अगर देखें हम तो भारत के लगभग प्रत्येक राज्य में जहां एक या एक से अधिक अनुकूल अवस्थिति कारक विद्यमान थे ना, वहां सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हो गए। और इस प्रकार कच्चे माल के स्थान पर बाजार और सस्ते स्थानिक श्रमिक विद्युत शक्ति की उपलब्धता अधिक महत्वपूर्ण हो गई। यानी ज़्यादातर बाजार को देखा गया, श्रमिकों को देखा गया और बिजली को देखा गया। यानी ये तीन कारक जहाँ अच्छी खासी मात्रा में है ना, वहाँ पर उद्योग वगैरह स्थापित कर दिए गए। ऊपर वाला मैप मैं वापस याद करा दूँ, वो मैप जरूर आप कर लेना, आपको सारे सूती वस्त्र के केंद्रों के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
आगे कहता है कि वर्तमान में अहमदाबाद हो गया, भिवांडी, शोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर, उज्जैन सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र है। यानी ये हाल ही की बात कर रहा है। ये सभी जो केंद्र है ये परंपरागत केंद्र है, यानी हमारे पुराने केंद्र हैं। कपास उत्पादक क्षेत्रों के निकट हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु अग्रणी कपास उत्पादक राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब ये द्वितीय स्थान पर आ जाते हैं। तो ये सारे कपास के उत्पादन के मुख्य क्षेत्र और यहाँ पर हमारे उद्योग लगे हुए हैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक मिलें लगी हुई हैं। तो ये एक फैक्ट है, याद कर लेना। सबसे अधिक मिलें कहाँ लगी हुई हैं? तमिलनाडु राज्य में। और उनमें से अधिकांश कपड़ा ना बनाकर सूत का उत्पादन करती हैं। यानी तमिलनाडु राज्य में अधिक मिलें लगी तो हुई हैं, लेकिन ये जो मिलें हैं ये कपड़ा नहीं बनाती, ये अधिकतर सूत का उत्पादन करती है। और सूत फिर कहीं और भेजा जाता है, वहाँ से कपड़ा बन के आता है। फिर कोयम्बटूर, जहाँ तमिलनाडु के लगभग आधे से अधिक मिलों की अवस्थिति होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। यानी कोयम्बटूर जो तमिलनाडु का क्षेत्र है वहाँ पर आधे से अधिक तमिलनाडु को मिले हैं। फिर अगले केंद्र आगे चेन्नई, मदुरई, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन हो गया, थंजावुर हो गया, रामनाथपुरम हो गया, सेलम अगले महत्वपूर्ण केंद्र आ जाते हैं। फिर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में सूती वस्त्र उद्योग का विकास जो है राज्य के उत्तरी पूर्वी भागों में हुआ है, कपास उत्पादक क्षेत्रों में हुआ है। फिर यहाँ के क्षेत्र हो गए देवनागरी, हुबली, बल्लारी, मैसूर, बेंगलुरु महत्वपूर्ण केंद्र हैं। सूती वस्त्र उद्योग कपास उत्पादक तेलंगाना प्रदेश में भी स्थित हैं, वहाँ अधिकांश कतई मिलें हैं सूत का उत्पादन करती हैं। हैदराबाद, सिकंदराबाद, वारंगल महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ के हो जाते हैं। यानी ये सारे केंद्र आपको एक कहीं ना कहीं तरीके से याद ही करने पड़ेंगे। आप थ्योरी भी पढ़िएगा, अपने तरफ से भी थ्योरी पढ़िएगा, मैं पढ़ा दूंगा उतना तो काफ़ी नहीं होगा भाई। जब तक हम खुद मेहनत नहीं करते तो वो तो आपको पता ही है कि खुद मेहनत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ ना, आप मैप सबसे पहले करो। मैप करोगे ना भाई, देखी हुई चीज़ें में ज़्यादा याद रहती है, पढ़ी हुई चीज़ उससे थोड़ी कम याद रहती है। ये साइंटिफिक बात होती है ना। तो आप जितना मैप के थ्रू करोगे ना, और मैप को आप खाली मैप में प्रैक्टिस करोगे, आपको ज़्यादा याद होगा। ठीक है। देखो उत्तर प्रदेश का कानपुर का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर कपड़ा मिले हैं। मोदी नगर, हाथरस, सहारनपुर, आगरा, लखनऊ कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल में सूती वस्त्र मिले हुगली प्रदेश में स्थित है। हावड़ा, श्रीरामपुर, कोलकाता, श्यामपुर महत्वपूर्ण केंद्र है। तो ये सारे महत्वपूर्ण केंद्र आ जाते हैं। फिर आगे देखें, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पश्चात से सूती कपड़े के उत्पादन में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है। सूती कपड़े को सिंथेटिक कपड़ों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की कौन कौन सी अन्य समस्याएं भी अपने देख लेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी समस्या ये है कि सिंथेटिक कपड़ा यानी नायलॉन की टी शर्टें, लाइक्रा की टी शर्टें जो आजकल आती है ना, जो सूती कपड़े की नहीं होती, उससे इसको कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, क्योंकि वो थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं, लोग जल्दी उसको परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सूती वस्त्र हमारे लिए बेटर होता है। लेकिन पैसों के चक्कर में क्या है, सूती वस्त्र लोग खरीदते नहीं हैं, बाद में परेशान होने वाली बात होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। ठीक है। देखो अगला अपना टॉपिक आता है चीनी उद्योग। अगला अपना टॉपिक आता है चीनी उद्योग। देखो चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है। यानी ये सेकंड नंबर पे आ जाता है। पहले नंबर पे कपास आपने देख लिया, कपास यानी सूती कपड़ा उद्योग। तो दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्योग अपना कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, यानी जहाँ पर कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, वो है चीनी उद्योग। भारत विश्व में गन्ना और चीनी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी गन्ना भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है और चीनी भी सबसे ज़्यादा भारत में हो जाती है। विश्व की कुल चीनी के उत्पादन का 8% उत्पादन कहाँ पे होता है, भारत में होता है। तो ये कहीं ना कहीं फैक्ट है, आप याद कर लेना। भारत विश्व में गन्ना और चीनी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और ये विश्व की कुल चीनी का लगभग 8% का उत्पादन ये कर देता है। इसके अतिरिक्त गन्ने से खांडसरी गुड़ भी तैयार किया जाता है। ये उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार प्रदान करता है। प्रत्यक्ष रूप से तो भाई श्रमिक सीधा लग जाते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जो गन्ना उत्पादन क्षेत्र है भी, गन्ने से चीनी बनती है, तो उसमें भी हमें विस्तार देखने को मिल जाता है। कच्चे माल में मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। चीनी उद्योग जो है वो पूरे वर्ष नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि गन्ना भी तो पूरे वर्ष नहीं उगता ना। अब गन्ना जिस मौसम में उगेगा उसी मौसम में चीनी बनेगी, तो इसलिए ये मौसमी उद्योग की श्रेणी में आ जाता है। आधुनिक आधार पर देखें तो इसका विकास 1903 में प्रारंभ हुआ, जब बिहार में एक चीनी मिल की स्थापना की गई। यानी आधुनिक आधार पर उद्योग का विकास कब से होता है? 1903 से। ठीक है। सबसे पहले कहाँ इसकी मिल स्थापना की जाती है? बिहार में। बिहार में सबसे पहले चीनी की मिल
लगती है। ठीक है, इसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के दूसरे भागों में मिलें खोली गई। 50-51 में 139 कारखाने प्रचलन में थे और 10-11 में आज ये 662 तक हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है उद्योग की अवस्थिति, यानी चीनी उद्योग कहाँ लगाया जाता है, इसकी अवस्थिति कैसे निर्धारित की जाती है। भाई अपनों ने देखा था गन्ना जो है वो बाहर हरास वाली फसल है, यानी समय के साथ इसके बाहर में कमी होती है, इसके रस में कमी होती है। चीनी और गन्ने का अनुपात 9% से 12% होता है, जो इसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यानी एक गन्ना है उसमें से 9% चीनी बन जाएगी। यानी एक मान लो 1 किलो गन्ना है तो 1 किलो गन्ने में से 9% कितना हुआ 1 किलो का, लगभग 90 ग्राम के आसपास हो गया। ठीक है, 90 ग्राम, तो यहाँ तक इतनी चीनी बन जाएगी, या फिर 120 ग्राम के आसपास चीनी बन जाएगी। तो ये 9 से 12% के आसपास रहता है। अच्छी गुणवत्ता वाला गन्ना है तो 12% चीनी निकल जाती है, थोड़ी कम गुणवत्ता वाला है तो 9%। ठीक है, खेतों में काटकर एकत्रित करने से लेकर ढुलाई की अवधि तक इसमें सुक्रोज की मात्रा सूखती रहती है। सुक्रोज यानी गन्ने के रस की बात कर रहा है। ठीक है, गन्ने को खेत से काटने के बाद 24 घंटे के अंदर पेरा जाए तो अधिक चीनी की मात्रा प्राप्त होती है। यानी गन्ने को काटा 24 घंटे के अंदर हम मिल में ले गए और उसको पेर लिया यानी इससे रस निकाल के इसकी चीनी बना ली, तो हमें सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। अन्यथा सुक्रोज घट जाएगा और चीनी कम प्राप्त होगी। ठीक है, देखो आगे ये क्या कहता है कि इस प्रदेश के अधिकांश कारखाने गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट स्थित है। भाई निकट इसलिए स्थापित किए जाते हैं कि गन्ने को काट के सीधा मिल में ले जाएं। अगर दूरी बढ़ जाएगी तो गन्ने का सुक्रोज भी तो सूख जाएगा ना, रस भी तो सूख जाएगा, तो चीनी कम प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखें आगे कहता है कि महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य के रूप में विकसित हुआ है। देश में कुल चीनी उत्पादन का 1/3 भाग यहीं से उत्पादित होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य के रूप में है और यहाँ कुल चीनी का उत्पादन कितना होता है, पूरे देश का 1/3। राज्य के अंदर 119 चीनी मिल है जो एक संकरी पट्टी के रूप में उत्तर में मनमाड़ से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक विस्तृत है और 27 मिल सहकारी क्षेत्र में। सहकारी यानी ये सार्वजनिक क्षेत्र में है, जो मतलब गवर्नमेंट के भी यहाँ पर काफ़ी इंटरफेयर इसका हो जाता है। ठीक है, चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पे, पहले स्थान पे महाराष्ट्र था, दूसरे स्थान पे कौन है, उत्तर प्रदेश है। चीनी उद्योग 2 पट्टियों में यहाँ पर है, एक गंगा यमुना का दोआब और तराई का प्रदेश हो गया, और गंगा यमुना दोआब में सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं। जबकि तराई प्रदेश में जो है वो चीनी उत्पादक जिले लखीमपुर खीरी, बस्ती और गोंडा, गोरखपुर, बहराइच इत्यादि। यानी दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में अधिक उत्पादन हो रहा है और पहले स्थान कहाँ किसका है, महाराष्ट्र का हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में चीनी मिलें कहाँ पे पाई जाएंगी, कोयम्बटूर, वलोर, तिरुवनमलाई हो गया, विलुपुरम हो गया, तिरुचिरापल्ली जिलों में स्थित है। कर्नाटक में बेलागावी, बेल्लारी, मांड्या, शिवमोगा, विजयपुर, चित्रदुर्ग मुख्य चीनी उत्पादक हो जाते हैं। यहाँ चीनी उद्योग आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम, तेलंगाना, निजामाबाद में भी वितरित है। तो ये कुछ स्थान हो जाते हैं जहाँ पर चीनियाँ बनती हैं। ठीक है, अगले स्थान आगे बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात अन्य चीनी उत्पादक राज्य हैं। बिहार में सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, दरभंगा, गया मुख्य रूप से गन्ना उत्पादक जिले हैं। पंजाब के सापेक्ष महत्व कम हो गया है, यद्यपि गुरदासपुर, जालंधर, संगरूर, पटियाला, अमृतसर अभी भी चीनी उत्पादक राज्य हैं। हरियाणा में बात करें तो यमुनानगर, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद। गुजरात में चीनी उद्योग तुलनात्मक रूप से नया है। चीनी मिलें सूरत, जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, वालसाद, भावनगर जिलों में गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। तो ये सारे के सारे मतलब क्षेत्र हैं, ये आपको थ्योरी में बारी बारी पढ़ने पड़ेंगे या फिर रट्टे वाला काम होगा। मतलब आप बारी बारी पढ़ लेना, रट्टा मत ही मारना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब 3-4 बारी पढ़ोगे तो ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके बाद अगला उद्योग आता है पेट्रो रसायन उद्योग, यानी पेट्रोलियम से संबंधित जो उद्योग होते हैं वो पेट्रो रसायन उद्योग कहलाते हैं। इस उद्योग की अगर हमने बात करें तो यह वर्ग भारत में तेजी से विकसित हो रहा है, यानी तेजी से विकास होने वाला उद्योग है भारत में। ठीक है, उद्योग की इस श्रेणी के अंतर्गत कई प्रकार के उत्पाद आते हैं। 1960 में जैव रासायनिक की मांग इतनी तेजी से बढ़ी कि इसे पूरा करना कठिन हो गया। यानी भारत में 1960 के दशक में जैव रासायनिक की मांग बढ़ती है, इसे हम पूरा नहीं कर पाते, जिसे ये उद्योग लगाना कंपलसरी हो जाते हैं। उस समय पेट्रोल परिशोधन उद्योग तेजी से विस्तार हुआ इसका, और अपरिष्कृत जो पेट्रोल था से कई अपरिष्कृत पेट्रोल से कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती हैं जो अनेक उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में यूज़ होती हैं और सामूहिक रूप से पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से इसे
जाना जाता है। यानी ये जो उद्योग है इसको इसने बोला है अपरिष्कृत पेट्रोल। अपरिष्कृत पेट्रोल क्या होता है? यानी जो सीधा निकाला जाता है, यानी ज़मीन से जैसे पेट्रोल निकलता है वो अपरिष्कृत होता है, ठीक है। उसको हम तैयार करते हैं तो परिष्कृत कर देते हैं। लेकिन अपरिष्कृत जो पेट्रोल होता है ना, उससे बहुत ऐसी वस्तुएं बनती हैं जो अलग अलग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में यूज़ होती हैं। इन अपरिष्कृत पेट्रोल को ही हम क्या बोल देते हैं? एक तरीके से पेट्रो रसायन बोल देते हैं। और पेट्रो रसायन जहाँ पर कच्चे माल के रूप में यूज़ होता है उसको कौन से उद्योग बोल देंगे? पेट्रो रसायन उद्योग बोल देंगे, ठीक है। उद्योग के इस वर्ग को 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। एक पॉलीमर्स हो गया, फिर कृत्रिम रेशे, इलास्टोमर्स और पृष्ठ संक्रियक। कौन कौन से हैं? इन उद्योगों को इस वर्ग के आधार पर यानी पेट्रो रसायन वर्ग के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एक पॉलीमर्स हो गया, फिर कृत्रिम रेशे हो गए, फिर इलास्टोमर्स हो गए और फिर पृष्ठ संक्रियक यानी सरफेंट इंटरमीडिएट हो गए। यानी ये सारे रासायनिक तत्व हैं जिनका उत्पादन कहाँ किया जाता है? उद्योगों में किया जाता है। मुंबई शैल रसायन उद्योग का केंद्र है। पटाखों के उद्योग में औरैया उत्तर प्रदेश, जामनगर, गांधीनगर, हजीरा, नगोथाने, रत्नागिरी महाराष्ट्र, हल्दिया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश आदि स्थित है। यानी ये उद्योग पटाखों को बनाता है। पटाखों में भी तो रसायन ही यूज़ हो रहे हैं ना कहीं ना कहीं। अब दिवाली आने वाली है तो आप याद करो कि कहाँ कहाँ पटाखे बनते हैं, ठीक है। आगे आता है रासायनिक और पेट्रो रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणों में पेट्रो रसायन सेक्टर के अंतर्गत 3 संस्थाएं कार्य कर रही हैं। यानी जो प्रशासनिक नियंत्रण भी तो होना जरूरी है भाई। ये रसायन है, अगर रसायन उद्योगों में हमने प्रशासनिक नियंत्रण नहीं लगाया तो इन रसायनों का मिसयूज़ भी तो हो सकता है और कहीं ना कहीं मतलब इसको हार्म के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, यानी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए रासायनिक तत्व यूज़ हो सकते हैं। तो इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ संस्थाएं भारत में होनी चाहिए, यानी वो प्रशासन से नियंत्रित होनी चाहिए। और वो कौन कौन सी संस्थाएं उसके बारे में बात करते हैं। पहली आती है भारतीय पेट्रो रसायन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे IPCL बोलते हैं, और ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। ये विभिन्न प्रकार के पेट्रो रसायन जैसे कि पॉलीमर हो गए, रेशे हो गए, रेशों से बने इंटरमीडिएट यानी संक्रियक हो गए का निर्माण और वितरण करती है। इंटरमीडिएट किसे बोलते हैं? कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को तेज करने के लिए संक्रियक यानी इंटरमीडिएट का यूज़ होता है, तो उनका उत्पादन यहाँ पर होता है। दूसरी संस्था है पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो भारत सरकार और बनकरों की सहकारी संस्था का संयुक्त प्रयास है। यानी कुछ भारत सरकार का यहाँ पर शेयर हो जाएगा, कुछ बुनकरों का निजी शेयर हो जाएगा। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से ये संस्था बनाई जाती है। ये पॉलिस्टर तंतु, सूत, नायलॉन चिप्स उत्पादन गुजरात के स्थित वडोदरा नलधारी संयंत्रों में करता है। और तीसरी संस्था आती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसे CIPET भी बोलते हैं, जो पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान करती है। यानी ये किसका उद्योग है? ये पेट्रोकेमिकल उद्योग है, ठीक है। एक प्रकार से केमिकल उद्योग है जिसमें पेट्रोलियम का यूज़ होता है, ठीक है। देखो आगे ये क्या कहता है। सार्वजनिक सेक्टर में 1961 में स्थापित द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसे NOCIL भी बोलते हैं, जो कौन से सेक्टर की है? सार्वजनिक सेक्टर पे। कब स्थापित हुई? 1961 में। नाम क्या है? NOCIL की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड। नैफ्ता पर आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग, यानी ये कहाँ का पहला रासायनिक उद्योग है? मुंबई का। और किस पर आधारित है? नैफ्ता। नैफ्ता एक रासायनिक तत्व होता है। इसके बाद कई अन्य कंपनियां बनती हैं। मुंबई, बरौनी, मैटूर, पिंपरी, रिश्रा में स्थित संयंत्र प्लास्टिक वस्तुओं के मुख्य उत्पादक है। 75% इकाइयाँ लघु पैमाने पर सेक्टर में हैं। फिर पुनर्चक्रित प्लास्टिक का भी प्रयोग करती हैं और उत्पादन लगभग पूरे 30% यहाँ पे होता है। यानी ये कहीं ना कहीं पेट्रो रसायन उद्योग हैं। इसमें मतलब पेट्रो रसायन में वो सारे रसायन आ जाते हैं जिनका कच्चे माल के रूप में यहाँ यूज़ होता है। और पेट्रो रसायन उद्योग वही उद्योग होते हैं जो अपरिष्कृत पेट्रोलियम से रसायन पर आधारित होते हैं। यानी अपरिष्कृत पेट्रोलियम हमारा धरती से निकाला, उसको क्या बोल दिया? पेट्रो रसायन बोल दिया। और इस पर उद्योग आधारित जो भी उद्योग है उसको अपने पेट्रो रसायन उद्योग बोल देते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि संश्लिष्ट तंतु यानी सिंथेटिक फाइबर का अपने मजबूती, टिकाऊपन, प्रक्षालनता, धोने पर सिकुड़ने के गुणों के कारण इसका व्यापक रूप से प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए यूज होता है। यानी नायलॉन के कपड़े आपने देखे हैं, वो कहीं ना कहीं सिंथेटिक फाइबर होते हैं। इनमें कुछ गुण होते हैं जैसे टिकाऊपन, नायलॉन की टिश्यू जल्दी फटती नहीं है, मजबूत होती है, धोने पर सिकुड़ती नहीं है सूती कपड़े की तरह, तो इसके कपड़े थोड़े फेमस है। तो ये सारे क्या है? संश्लिष्ट तंतु हैं या सिंथेटिक फाइबर हैं।
नॉयलॉन, पॉलिएस्टर धागा बनाने के संयंत्र कोट्टी, पिंपरी, मुंबई, मोदीनगर, पुणे, उज्जैन, नागपुर उद्यान में लगाए गए हैं। कोटा, वडोदरा में एक्रिलिक कपड़े बनाए जाते हैं। यानी एक्रिलिक के भी कपड़े होते हैं, नॉयलॉन के भी कपड़े होते हैं, पॉलिएस्टर के भी कपड़े होते हैं। ये सारे के सारे क्या है, एक प्रकार के रसायन है जहाँ से कपड़े बनते हैं। यदि भी प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन के उपयोग के लिए अप्रतिकरणीय वस्तु बन चुकी है, हमारे रहन सहन की पद्धति को प्रभावित करती है, जैव निम्नीकरण इसका आसानी से होता नहीं है, पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है, इसलिए भारत के विभिन्न राज्यों में प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित किया जा रहा है। प्लास्टिक का तो आप जानते हो, गवर्नमेंट भी प्लास्टिक के लिए बैन कर रही है, तो इस उद्योग को थोड़ा भारत हतोत्साहित कर रही है, यानी थोड़ा कम कर रही है, ताकि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को नुकसान ज़्यादा ना पहुंचाए। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक किस प्रकार का पर्यावरण को हानि पहुंचाता है? भाई इसका जैव निम्नीकरण नहीं होता। जैव निम्नीकरण यानी ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ज़मीन में अगर इसको गाड़ देंगे तो ये लाखों करोड़ों वर्ष भी वैसी की वैसी पड़ी रहेगी और कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को प्रदूषित ही कर देती है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। इसके बाद अगली वीडियो आएगी तो 2 3 4 इसकी वीडियो बन जाएंगी। काफ़ी लेंदी चैप्टर है, आराम आराम से करेंगे। धन्यवाद, टेक केयर।